ये जगह किसी रहस्य से भरी हुई थी, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले इंसान को मौत की सजा दी जाती थी। 2014 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद जब एक सीक्रेट एजेंट की आंख खुलती है तो वो खुद को सन 428 के एक अजीब से टाउन में पाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस टाउन के लोग अब भी यही मानते थे कि वो लोग सन 2000 में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि पिछले पूरे 2000 साल से उन्हें बिना बताए एक डेंजरस सर्वाइवल प्लान का हिस्सा बनाकर रखा गया था, क्योंकि बाहर की दुनिया तो बहुत पहले, लगभग 2000 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब इस टाउन के पास एक घने जंगल में अचानक ईथन की आंख खुलती है। ईथन एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था जो अपने पार्टनर के साथ एक टाउन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 2 गायब हुए फेडरल एजेंट को ढूंढने के मिशन पर था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अब उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे और उसके पास उसका कोई भी सामान नहीं था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो पास के टाउन की तरफ निकल पड़ता है। टाउन पहुंचते ही वहाँ के लोग ईथन को काफी अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने किसी बाहरी को पहली बार देखा हो। ईथन सीधा एक कॉफी शॉप में चला जाता है, जहाँ काम करने वाली लड़की से बातचीत में उसे पता चलता है कि वो वेवार्ड पाइन्स नाम की जगह पर है। ईथन उससे कुछ और पूछ ही रहा होता है कि तभी कमजोरी के कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। होश आने पर ईथन खुद को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है, जहाँ सामने होती है डॉक्टर पैम। पैम उसे बताती है कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और उसे कुछ समय आराम की जरूरत है। पैम की बात सुनकर ईथन को धीरे धीरे याद आने लगता है कि वो अपने एक और साथी के साथ निकला था। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक एक ट्रक से टकरा गई थी। ये याद आते ही ईथन तुरंत पैम से अपने साथी के बारे में पूछता है, लेकिन पैम बोलती है कि उसके साथी की तो वही ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, जबकि ईथन किसी तरह खुद को बचाकर गाड़ी से निकलकर जंगल में पहुंच गया था। अब ईथन अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करके सब बताना चाहता है, लेकिन पैम के मुताबिक उसका फोन और उसका आइडेंटिटी कार्ड पुलिस स्टेशन में है, जिन्हें वो बाद में जाकर ले सकता है। हॉस्पिटल में कुछ घंटे बिताने के बाद ईथन को सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगने लगता है। पूरे हॉस्पिटल में पैम के अलावा कोई और डॉक्टर नहीं था। माहौल इतना अजीब था कि ईथन अब वहाँ और नहीं रुकना चाहता था। वो जल्द ही कपड़े पहनता है और बाहर निकल पड़ता है। हॉस्पिटल का कॉरिडोर सुनसान था, ना कोई पेशेंट दिख रहा था, हर कमरा बंद था। ईथन अब सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहाँ भी गेट पर ताला लगा मिलता है। उसे लगता है कि शायद इस गांव में कोई अजीब सी हॉलीडे चल रही है। थोड़ा आगे जाकर उसे एक बार दिखाई देता है, जहाँ वो फोन कॉल करने के इरादे से अंदर चला जाता है। बारटेंडर का नाम था बेवरली। ईथन उससे बात करते हुए ही फोन मांगता है और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी कॉल कनेक्ट नहीं होता। बेवरली उसकी बेचैनी देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। ईथन उसे अपने साथी के गायब होने और अपनी हालत के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन जैसे ही बेवरली उसके खोए हुए साथी का नाम सुनती है तो वो तुरंत चुप हो जाती है, जैसे उसने कोई बड़ा राज सुन लिया हो। बेवरली ईथन को पेपर पर एक एड्रेस लिखकर देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर उसका मूड कभी खराब हो तो वो कभी भी उसे मिलने आ सकता है। ईथन उस पेपर को पलटता है तो उसके पीछे एक लाइन लिखी हुई होती है, वेवर्ड पाइन्स में कोई झिंगुर मौजूद नहीं है। ये बात पढ़कर ईथन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिलहाल ज्यादा ध्यान नहीं देता और बार से बाहर निकल जाता है। पर तभी अचानक उसे पास की झाड़ियों से झिंगुर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो शॉक में आ जाता है और झाड़ियों की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो झाड़ियों को हटाता है, उसे वहां एक स्पीकर दिखाई देता है और उसी स्पीकर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। ये देखकर ईथन सोचता है कि टाउन में जो भी कुछ हो रहा है वो नेचुरल नहीं है। थोड़ी देर बाद ईथन पास के एक मोटर में पहुंचता है ताकि वो रात बिता सके, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, सुबह सुबह उसे होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर निकलते ही ईथन को याद आता है कि वो एड्रेस जो बेवरली ने उसे दिया था। वो तुरंत वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन उस जगह पहुंचते ही ईथन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जगह किसी पुराने कैबिन की तरह थी। अंदर घुसते ही वो एक भयानक नजारा देखता है। बेड से बंधा हुआ एक इंसान जिसकी कई दिन पहले मौत हो चुकी थी। जब ईथन पास जाकर उसका चेहरा देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसके खोए हुए साथी की थी।
ये देखकर ईथन बुरी तरह डर जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन की ओर भागता है। वो वहां के शेरिफ को सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ का रवैया बहुत अजीब था। वो उसकी बात सुनते हुए आराम से आइसक्रीम खा रहा था और किसी तरह की सीरियसनेस नहीं दिखा रहा था। आखिर ईथन के बार बार जिद करने पर शेरिफ उसकी कंप्लेंट लिख लेता है, मगर लापरवाही से कहता है कि वो थोड़ी देर बाद जाकर बॉडी को चेक करेगा। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है या फिर जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। ये देखकर ईथन वहां से बाहर निकलता है और किसी का फोन लेकर सबसे पहले अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन अनरीचेबल आता है। फिर वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करता है, जहां आखिर एक आदमी कॉल रिसीव करता है। ईथन तुरंत बोलता है, मैं ईथन हूँ, मुझे अपने बॉस से बात करवाओ, ये मामला बहुत सीरियस है। लेकिन सामने वाला आदमी हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता और आखिर में कॉल काट देता। अब ईथन को एक बात साफ हो जाती है कि इस टाउन में कुछ बहुत गलत चल रहा है। परेशान होकर ईथन तुरंत बार में गया ताकि बेवर्ली से बात हो सके, लेकिन बार में आज बेवर्ली मौजूद नहीं थी। ईथन ने वहां मौजूद बारटेंडर से बेवर्ली के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बेवर्ली नाम की औरत इस बार में नहीं काम करती। ईथन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस बंदे का कॉलर पकड़ लिया और उसे उल्टा सीधा सुनाने लगा, लेकिन तभी वो बंदा गुस्से में आकर ईथन के सर पर वार कर देता है। ईथन बेहोश हो जाता है और इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से हॉस्पिटल में होता है, लेकिन अब उसके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। तभी वहां एक साइकेट्रिस्ट आता है और बताता है कि एक्सीडेंट की वजह से ईथन के दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ब्लड क्लॉट बन गया है। इसी वजह से वो अजीबोगरीब चीजें हेलुसिनेट कर रहा है। साइकेट्रिस्ट उसे ये भी बताता है कि उसी ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए जल्द ही सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन ईथन के हिसाब से जो उसने देखा और महसूस किया वो पूरी तरह सच था। इसलिए ईथन डॉक्टर पैम के सामने आते ही अपनी सर्जरी करवाने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर पैम उसकी बात नहीं सुनती और एक इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देती है। फिर सीधा ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाती है। रास्ते में ईथन जैसे तैसे होश में आता है और महसूस करता है कि जो उसका स्ट्रेचर खींच रहा है वो और कोई नहीं बल्कि बेवर्ली थी। बेवर्ली हॉस्पिटल में ईथन की जान बचाने आई थी। वो ईथन को होश में लाकर लिफ्ट में ले आई ताकि वो हॉस्पिटल से बाहर जाकर नॉर्मली बात कर सके। इंजेक्शन के असर से ईथन को अभी भी चक्कर आ रहे थे, इसलिए सबसे पहले वो बाथरूम में छुप गया। बाहर की चीजें देखने के लिए ईथन ने जानबूझकर बाथरूम के कांच को तोड़ दिया। तभी डॉक्टर पैम बाथरूम के बाहर पहुंचती है। ईथन तुरंत डॉक्टर पैम पर अटैक करता है और बेवर्ली के साथ वहां से भाग जाता है। खाली घर में पहुंचकर बेवर्ली ईथन से बात करती है और बताती है कि वो कई सालों से इस टाउन में फंसी हुई थी और सन 1999 में टाउन में आई थी। ये सुनकर ईथन का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसके कैलकुलेशन और एज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। बेवर्ली आगे बताती है कि जिस एजेंट की डेड बॉडी ईथन ने ढूंढी थी उसे असल में शेरिफ ने मारा था। इस टाउन में कुछ नियम थे कि कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुनकर ईथन और ज्यादा डर जाता है, लेकिन दवाई के असर की वजह से वो बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब बेवर्ली वहां से चली गई थी। ईथन टाउन में वापस जाता है और इस बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पास में ही हो रही एक पार्टी में उसकी नजर केट नाम की महिला पर पड़ती है, जो मरे हुए एजेंट के अलावा गायब हो गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि केट अपनी उम्र से काफी बड़ी लग रही थी। ईथन तुरंत अप्रोच नहीं करता और पार्टी खत्म होने तक इंतजार करता है। जैसे ही केट अपने पार्टनर के साथ जाने लगती है, ईथन उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। रास्ते में उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि केट इतनी बदल कैसे गई, क्योंकि 1 महीने पहले तक उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और तब केट बिल्कुल अलग थी। ईथन हिम्मत करके केट के घर की डोरबेल बजाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। शुरू में केट अपने पति के सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे वो ईथन को जानती नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने पति को किसी काम के बहाने से अंदर भेजती है और ईथन को बताती है कि पूरे टाउन में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और 24 घंटे उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। इसलिए केट ने ईथन से कहा कि अब वो और भी ज्यादा सावधान रहे, मगर ईथन का मन अभी भी ये जानने में लगा था कि केट इतने समय में इतनी बदल कैसे गई। केट के हिसाब से वो पिछले 12 साल से इस टाउन में थी, जबकि ईथन की जानकारी के मुताबिक केट बस 1 महीने पहले ही गायब हुई थी। अब ये सोचकर ही ईथन का दिमाग दंग रह गया। केट ने आगे किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ मना कर दिया और हंसी के साथ ईथन को वहां से जाने को कहा।
ताकि कोई भी उन पर शक ना करे। केट की बातें सुनने के बाद ईथन जल्दी से जल्दी इस अजीब से टाउन से बाहर निकलना चाहता था। उसने थोड़ी दूर जाकर पास खड़ी एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और किसी तरह से गाड़ी को रोड पर भगाते हुए टाउन से बाहर निकलने की कोशिश की। कुछ ही देर में ईथन टाउन के एंट्री बोर्ड के पास पहुंचता है और उसे लगता है कि शायद उसका इस टाउन से पीछा छूट जाए, मगर कई घंटे तक लगातार ड्राइव करने के बावजूद अचानक वही बोर्ड सामने आ गया जो पहले भी दिखा था। ये देखकर ईथन समझ गया कि रोड के रास्ते से तो वो टाउन से बाहर नहीं निकल सकता। तुरंत ही उसने गाड़ी से नीचे उतरकर जंगल में भागने का फैसला किया। जंगल के बीच में आने वाली हर चीज को ध्यान से पार करते हुए वो जंगल के अंतिम हिस्से तक पहुंच गया। वहां एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी जो टाउन को चारों तरफ से घेर रही थी। दीवार के ऊपर हाई वोल्टेज वायर लगे थे ताकि कोई भी भागने की कोशिश करे तो करंट लगने पर उसकी मौत हो जाए। ईथन ने फिर से गाड़ी में बैठने का फैसला किया। तभी अचानक टाउन का शेरिफ आ गया और ईथन को गाड़ी चुराने के जुर्म में पकड़ लिया। ईथन बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि वो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है, लेकिन शेरिफ ने उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानी। इसके बाद शेरिफ ने ईथन को कुछ दिनों के लिए हाउस अरेस्ट पर डाल दिया। ईथन को अब ना चाहते हुए भी एक पुराने से होटल में रहना पड़ा। उसने तय किया कि सबसे पहले वो इस टाउन के बारे में और जानकारी जमा करेगा। बाद में उसे पता चला कि टाउन में इंटरनेट नहीं है। ईथन फिर उसी टूटी हुई कैबिन में गया जहां उसके साथी की डेड बॉडी पड़ी थी। अभी भी उसके साथी की बॉडी वही सड़ रही थी। तभी उसकी नजर साथी के पैर पर पड़ी और उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी बुकलेट छुपी हुई थी। ईथन बुकलेट को अपने पास लेने ही वाला था कि शेरिफ अचानक वहाँ आ गया। उसने तुरंत ईथन को गन पॉइंट पर ले लिया। शेरिफ गुस्से में था और उसने ईथन को वापस होटल जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अभी के लिए ईथन होटल न जाकर उसी बार में गया जहां बेवर्ली काम करती थी। किस्मत से इस बार पहुंचने पर बेवर्ली खुद ही मिल गई। उसे देखते ही बेवर्ली ने सबसे पहले बार के गानों की आवाज तेज कर दी और डांस करने का दिखावा करते हुए ईथन के कान में फुसफुसाई कि जो मरा हुआ एजेंट ईथन के साथ काम करता था वो पहले बेवर्ली के साथ मिलकर इस टाउन से बाहर जाने की योजना बना रहा था। उस एजेंट ने टाउन का एक डिटेल्ड मैप बनाया था और हमेशा उसे अपनी एक बुक में रखता था। गांव वालों को उनके बारे में पता चल गया था, जिस वजह से भागते समय उसकी जान चली गई। अब ईथन समझ गया था कि इस टाउन से बाहर निकलने के लिए वो मैप कितना जरूरी है। बेवर्ली ने उसे कुछ पैसे दिए और खाने के लिए कहा। पैसे लेकर ईथन कैफे गया और वहाँ कॉफी खरीदी। कॉफी के दौरान ही वहाँ काम करने वाली एक औरत ने उसे बताया कि उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल वाली गर्लफ्रेंड पास ही टॉय शॉप पर काम करती थी। इस जानकारी के बाद ईथन तुरंत ही उस शॉप पर गया ताकि पता लगा सके कि आखिर उसके साथी की मौत कैसे हुई, मगर केट ने जानबूझकर इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब ईथन शॉप से बाहर निकला उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें टाउन के रूल लिखे हुए थे। पहला रूल था कि कोई भी टाउन से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा रूल था कि टाउन में किसी से भी अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करनी है। तीसरा और सबसे अजीब रूल था कि हर बार फोन कॉल को आंसर करना पड़ेगा। ईथन को यह सब पढ़कर काफी अजीब लगा, लेकिन उसने फिलहाल हॉस्पिटल की ओर रुख किया। वहाँ भीड़ न होने की वजह से वो जल्द ही मुर्दा घर तक पहुँच गया जहाँ मरे हुए लोगों का सामान रखा जाता था। उसने तुरंत वो बुकलेट अपने पास रख ली और बेवर्ली के साथ जंगल की ओर निकल गया। वहाँ दोनों ने टाउन के मैप को देखकर निकलने का प्लान तैयार किया। प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले दोनों के शरीर से ट्रैकर निकालना जरूरी था, क्योंकि इस टाउन में हर व्यक्ति के अंदर ट्रैकर लगाया गया है जो उनकी एक्टिविटी और लोकेशन को ट्रैक करता था। मगर बेवर्ली की मदद से वो ट्रैकर निकालने में सफल रहा। बेवर्ली ने यह भी बताया कि अगर कोई रूल टूटता है तो उसे बहुत खतरनाक सजा दी जाती है और ईथन का मरा हुआ साथी उसी सजा का शिकार हुआ था। ईथन ने तय कर लिया कि वो किसी भी सजा को झेल कर भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा। इसके बाद वो टाउन में वापस प्लान को पूरी तरह से तैयार करने चले जाते हैं। रास्ते में बेवर्ली और ईथन की मुलाकात केट और उसके पति हैरोल्ड से हो गई। केट ने ईथन से बात करते हुए उसे बेवर्ली के साथ अगले दिन शाम के डिनर के लिए अपने घर इनवाइट किया। ईथन ने थोड़ा सोच विचार के बाद तुरंत हाँ कर दी। बेवर्ली को यह थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। ईथन वापस अपने होटल गया और मैप को देखकर टाउन से भागने की योजना बनाने लगा। तभी उसने मैप में देखा कि एक पेड़ के ऊपर कुछ निशान बने हुए हैं। इसका मतलब था कि उसके मरे हुए साथी ने वहाँ कुछ जरूरी सामान छुपाया था। अगले दिन सबसे पहले ईथन ने अपनी ट्रैकर चिप होटल के बेड पर रख दी और जंगल की ओर चल पड़ा। वो पेड़ के पास पहुंचकर ऊपर चढ़ गया और सामान निकालने लगा। इसी बीच उसे पास से गोलियों की आवाज सुनाई दी।
पेड़ के ऊपर से ईथन ने शेरिफ को देखा जो किसी चीज पर लगातार फायरिंग कर रहा था। ईथन ने फिलहाल उस पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम पूरा कर लिया। जंगल पार करके वापस गांव पहुंचते ही ईथन शाम के समय बेवर्ली के साथ केट के घर की ओर बढ़ा। शुरू में बेवर्ली थोड़ी हिचकिचाई, मगर ईथन ने समझाया कि आज रात ही उनका टाउन से बाहर निकलने का समय है और प्लान तैयार है। इससे बेवर्ली भी मान गई और साथ में घर पहुंच गई। डिनर के दौरान थोड़ी देर ईथन ने केट से बातें की और फिर वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वॉशरूम में जाकर सबसे पहले उसने चेक किया कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं। पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद उसने अपना ट्रैकर डिवाइस वहीं रख दिया। इसी बीच बेवर्ली केट और हेरोल्ड से बातें कर रही थी। जानबूझकर उसने अपनी बेटी का जिक्र किया, जिससे ये साबित होता था कि वो टाउन आने के बाद से अपनी बेटी से नहीं मिल पाई थी। पास्ट के बारे में बात करने के कारण उसने टाउन का एक रूल तोड़ दिया, मगर उसने खुद को परेशान होने का बहाना बनाकर बाथरूम की ओर चली गई। काफी समय तक बेवर्ली के बाहर न आने पर केट और हेरोल्ड को उनके भागने का प्लान समझ में आ गया। इसी दौरान बेवर्ली और ईथन घर के बाहर निकल चुके थे। ईथन ने शुरुआत में बेवर्ली को समझाया कि उसके मरे हुए दोस्त के पैकेज के मदद से ही उन्हें टाउन से बाहर निकलने के कुछ क्लूज मिले हैं। अचानक आसपास के सभी घरों की लाइट जल गई और घरों में रखे फोन बजने लगे। इसके तुरंत बाद हर घर से लोग हथियार लेकर बाहर आ गए और ईथन और बेवर्ली का पीछा करने लगे। अब सवाल ये था, क्या ये दोनों इस टाउन का रहस्य पूरी तरह जान पाएंगे? क्या ये दोनों टाउन से बाहर निकल पाएंगे, और या फिर इससे पहले ये गांव वाले उन्हें मार देंगे? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कम से कम 50 कमेंट करवा दें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। टाटा, बाय बाय।